अफवाहें जंगल में आग की तरह फैल गईं। इस्तांबुल के बस्टलिंग मार्केट्स में कानाफूसी शुरू हुई। क्या राष्ट्रपति एर्दोगन सच में तुर्की से भाग गए थे? सोर्स अनकन्फर्म्ड सोशल मीडिया पोस्ट्स। लेकिन इस पॉसिबिलिटी ने आग लगा दी। पूरे देश में प्रोटेस्ट्स शुरू हो गए। राजधानी अंकारा और हिस्टोरिकल क्रॉसरोड्स इस्तांबुल में लोग स्ट्रीट्स पर उतर आए। ये तुर्की में पहले प्रोटेस्ट्स नहीं थे, लेकिन इन डेमोन्स्ट्रेशंस का स्केल बहुत बड़ा था। इस्तांबुल के पॉपुलर मेयर एक्रम इमामोग्लू की गिरफ्तारी एक टिपिंग पॉइंट बन गई। रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी (CHP) के मेंबर इमामोग्लू एर्दोगन की रूलिंग जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी (AKP) के ऑपोजिशन का एक स्ट्रॉन्ग सिंबल थे। इलेक्शन फ्रॉड के चार्जेस में उनकी गिरफ्तारी को पॉलिटिकली मोटिवेटेड अटैक माना गया, डिसेंट को दबाने के लिए। गलियों में गुस्सा साफ दिख रहा था, जो सालों से बढ़ते डिस्कंटेंट से भड़का था। कभी रिफॉर्मर माने जाने वाले एर्दोगन पर ऑथोरिटेरियनिज्म के आरोप लग रहे थे, कभी वाइब्रेंट टर्किश मीडिया को दबा दिया गया था। गवर्नमेंट के क्रिटिक्स को इंटिमिडेशन और अरेस्ट का सामना करना पड़ा। कभी गर्व का सोर्स रही इकोनॉमी अब बढ़ती इन्फ्लेशन और गिरते लीरा से जूझ रही थी। 2023 के अर्थक्वेक ने, जिसने देश के कई हिस्सों को तबाह कर दिया था, एर्दोगन के रूल की कमजोरियों को और उजागर कर दिया था। करप्शन और इनएडिक्वेट डिजास्टर रिस्पांस के आरोपों ने पब्लिक डिस्कंटेंट की आग में घी डालने का काम किया। जैसे ही एर्दोगन के जाने की विस्पर्स घूमने लगी, सबके मन में एक ही सवाल था, तुर्की का क्या होगा? एक्रम इमामोग्लू की गिरफ्तारी से पूरे तुर्की में शॉकवेव्स दौड़ गईं। कई लोगों ने इसे एर्दोगन द्वारा एक पावरफुल राइवल को खत्म करने की कोशिश माना। इस्तांबुल मेयोरल इलेक्शन में इमामोग्लू की जीत एर्दोगन और AKP के लिए बहुत बड़ी हार थी। इसने तुर्की के लिए एक मोर सेक्युलर डेमोक्रेटिक विजन की एंड्यूरिंग अपील को दिखाया। एर्दोगन का पावर का सफर लंबा और कॉम्प्लेक्स रहा है। वो हम्बल बिगिनिंग से उठकर 1999 में इस्तांबुल के मेयर बने। इस्लामिक पाइटी और इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म के उनके ब्लेंड ने कई तुर्कों को प्रभावित किया, जिससे उन्हें नेशनल प्रोमिनेंस मिली। 2003 में वो प्राइम मिनिस्टर बने और इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का दौर शुरू हुआ। हालांकि उनके क्रिटिक्स का तर्क था कि उनका रूल ज्यादा ऑटोक्रेटिक होता जा रहा था, खासकर 2016 में एक फेल्ड कूप अटेम्प्ट के बाद। इमामोग्लू की गिरफ्तारी ने इन फियर्स की पुष्टि की। यह टर्किश डेमोक्रेसी की फ्रेजिलिटी का एक स्टार्क रिमाइंडर था। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने गिरफ्तारी की निंदा की। कई लोगों ने इमामोग्लू की इमीडिएट रिलीज की मांग की। यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन ने तुर्की में डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के इरोजन पर गहरी चिंता व्यक्त की। गिरफ्तारी ने तुर्की में ऑपोजिशन के फ्यूचर के बारे में भी सवाल खड़े किए। मेन ऑपोजिशन पार्टी CHP पर गवर्नमेंट का प्रेशर बढ़ता जा रहा था। उसके लीडर्स को परेशान किया गया और ऑर्गेनाइज करने की उसकी एबिलिटी को हैम्पर्ड किया गया। इन चैलेंजेस के बावजूद CHP एक पोटेंट फोर्स बनी रही, एर्दोगन के रूल के वाइडस्प्रेड डिस्कंटेंट से स्ट्रेंथ हासिल करती रही। तुर्की में मौजूदा टर्मोइल को समझने के लिए हमें इसके कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री को जानना होगा। 20वीं सदी की शुरुआत में तुर्की ऑटोमन एम्पायर की एशेज से उभरा। मुस्तफा कमाल अतातुर्क के नेतृत्व में देश में एक रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। अतातुर्क ने तुर्की को मॉडर्नाइज करने की कोशिश की, सेक्युलरिज्म और गवर्नेंस के वेस्टर्न मॉडल्स को अपनाया। उन्होंने बड़े रिफॉर्म्स लागू किए, जिनमें महिलाओं का इमेंसिपेशन और लैटिन अल्फाबेट को अपनाना शामिल था। तुर्की के लिए एर्दोगन का विजन अतातुर्क से बहुत अलग था। उन्होंने तुर्की की इस्लामिक आइडेंटिटी को रिस्टोर करने की कोशिश की, एक मोर कंजर्वेटिव सोशल एजेंडा को प्रमोट किया। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइंड सेक्युलर प्रिंसिपल्स को भी चैलेंज किया। आइडियोलॉजी में इस शिफ्ट ने टर्किश सोसाइटी के कुछ हिस्सों को अलग थलग कर दिया, जबकि कुछ लोगों को प्रभावित किया। कभी ग्रोथ का बीकन रही टर्किश इकोनॉमी को काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। हाई इन्फ्लेशन, गिरती करेंसी और बढ़ती अनएम्प्लॉयमेंट ने कई तुर्कों के लिए मुश्किलें पैदा की। 2023 के अर्थक्वेक ने इन प्रॉब्लम्स को और बढ़ा दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया और लाखों लोगों को बेघर कर दिया। डिजास्टर के लिए गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स की व्यापक रूप से स्लो और इनएडिक्वेट होने की आलोचना की गई। इकोनॉमिक वोज ने गवर्नमेंट के प्रति पब्लिक एंगर को बढ़ावा दिया।
कई तुर्कों को लगा कि एर्दोगन की पॉलिसीज ने कुछ चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाया, जबकि ज्यादातर लोगों को पीछे छोड़ दिया। बढ़ती कॉस्ट ऑफ लिविंग ने परिवारों के लिए गुजारा करना मुश्किल कर दिया। कभी थ्राइविंग मिडिल क्लास अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। यूरोप और एशिया के क्रॉसरोड्स पर स्थित तुर्की ने हमेशा इंटरनेशनल अफेयर्स में एक पिवटल रोल निभाया है। एर्दोगन के तहत तुर्की की फॉरेन पॉलिसी ज्यादा असर्टिव हो गई है। उन्होंने अपनी बॉर्डर्स के बाहर टर्किश पावर को प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है। सीरिया, लीबिया और नागोर्नो कराबाख में कॉन्फ्लिक्ट्स में इंटरवीन किया है। एर्दोगन ने कुछ मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज, खासकर पाकिस्तान के साथ क्लोजर टाइज भी बनाए हैं। इससे भारत के साथ टेंशन पैदा हुई है, जो पाकिस्तान का ट्रेडिशनल राइवल है। वेस्ट, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन के साथ तुर्की का रिलेशनशिप ज्यादा स्ट्रेन्ड हो गया है। फेल्ड coup अटेम्प्ट के बाद डिसेंट पर एर्दोगन की क्रैकडाउन, रशियन मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स की उनकी परचेस और उनकी एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी ने रिफ्ट में योगदान दिया है। तुर्की का फ्यूचर अधर में लटका हुआ है। देश डीपली पोलराइज्ड है। एर्दोगन के सपोर्टर्स और उनके ओपोनेंट्स के बीच गहरे डिविजन्स हैं। इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है और पॉलिटिकल क्लाइमेट वॉलेटाइल बना हुआ है। आने वाले इलेक्शंस टर्किश डेमोक्रेसी के लिए एक क्रूशल टेस्ट होंगे। क्या तुर्की एर्दोगन के तहत ऑथोरिटेरियनिज्म के रास्ते पर चलता रहेगा, या वो अतातुर्क द्वारा एस्पाउस्ड डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पर वापस लौटेगा? इस सवाल के जवाब के न केवल तुर्की के लिए बल्कि पूरे रीजन के लिए गहरे इंप्लीकेशंस हैं।